नमस्कार, द इंडियन ओपिनियन के खास कार्यक्रम लोक सेवक में आपका स्वागत है। अक्सर इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों से, राजनेताओं से, और आज एक खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं आईपीएस ऑफिसर विपिन मिश्रा जी, जो कि उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में सेवाएं दे चुके हैं और 1987 में आप प्रदेश पुलिस संवर्ग में पीपीएस में चयनित हुए और अब आईपीएस अधिकारी के रूप में भी कई जनपदों में पुलिस अधीक्षक के पद पे, एसएसपी के पद पे अपनी सेवाएं दे चुके हैं और इस समय बहराइच, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण जनपद है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ, वहाँ का दायित्व तो संभाल रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका द इंडियन ओपिनियन। सबसे पहले हम विपिन मिश्रा साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि पुलिस सेवाओं की ओर आने का जो आकर्षण है उनके मन में, पुलिस सेवा में जब वो अपनी युवावस्था में थे तो पुलिस सेवा का ही उन्होंने चुनाव क्यों किया और ऐसी कौन सी बात थी जिसने उन्हें आकर्षित किया और खाकी वर्दी धारण करके वो देश की सेवा कर रहे हैं। देखिए, शुरुआती दौर में जब हम लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे तो उस समय ऐसा कोई लक्ष्य तो नहीं था कि पुलिस सेवा में ही आना है, और जैसे एक क्रम भरा जाता है अपने चयन का, सेवाओं का जो है, उसमें हमने पहले प्रशासकीय सेवाओं का चयन किया, उसके बाद पुलिस सेवा का चयन किया। उस समय का दौर इन्हीं सेवाओं के प्रति आकर्षण का था और मेरिट के हिसाब से मैं पुलिस सेवा के लिए चयनित हुआ। चयनित होने के बाद से फिर ये विभाग में धीरे धीरे अपना काम शुरू किया। जो जैसे जैसे समझ बढ़ी तो जनसेवा के बारे में जो एक दृष्टिकोण है वो भी विकसित हुआ और लगभग 30 सालों तक काम करने के बाद से मुझे लगा कि वाकई पुलिस सेवा से बेहतर कोई सेवा इस मायने में नहीं है कि सामने वाले की पूरी फिल्म और पूरा वृतांत आपके सामने उपस्थित रहता है। उसने क्या किया है, जैसे मृत्यु के बाद यमराज के यमलोक में आपकी सारी कुंडली उपस्थित रहती है, वैसे ही एक पुलिस वाले के पास किसी भी अभियोग की या किसी भी अभियुक्त की सारी कुंडली उपस्थित रहती है और व्यक्ति को सही तरीके से, सही नज़रिए से जानने का मौका मिलता है। सामने बड़े भद्र पुरुष का स्वरूप भी काफ़ी आचरण में विकृत मिलता है और वो इस सेवा में ही आने पर ज़्यादा स्पष्ट रूप से दिखता है। तो मैं अपने को तो इस मामले में सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इस सेवा में काम करने का अवसर मिला और एक अच्छे अपने जेहन में अच्छे लोगों की तस्वीर बनाने का मौका भी मिला और जो समाज के लिए कुत्सित काम करने वाले लोग हैं उनको दंडित कराने का अवसर भी प्राप्त हुआ। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही और मुझे लगता है कि प्रश्नों की श्रृंखला शुरू होने के पहले ही बहुत सारे उत्तर आपने दिए और निसंदेह कानून की देवी की जो प्रतिमा हमें दिखाई जाती है और उसकी आंख पर एक पट्टी बंधी हुई दिखाई जाती है और ये कहा जाता है कि वो पट्टी इसलिए नहीं है कि वो देवी अज्ञान है, उसे कुछ पता नहीं, वो निष्पक्षता के लिए है। लेकिन ये भी कहना उचित होगा कि उस कानून की देवी की जो आंख है वो पुलिस विभाग है, उस कानून की देवी की जो दृष्टि है वो इन्वेस्टिगेटिव जो एजेंसीज़ हैं हमारी, जो जांच और विवेचना का काम करती हैं, चाहे पुलिस हो या दूसरी जो पुलिस जैसी एजेंसियां हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि इस पुलिस विभाग की सेवा के दौरान समाज का हर रूप, हर चेहरा दिखाई पड़ता है और एक महान दायित्व है अपराध नियंत्रण का, दोषियों को जेल भेजने का। मिश्रा जी, जब आप इस सेवा में आए तो आपके परिवार का क्या रिएक्शन था, माता का, पिता का? हर माता पिता ये चाहते हैं कि उनका बच्चा श्रेष्ठ स्थान की ओर जाएं और बड़े मुकाम हासिल करें जीवन में। तो आप जब चयनित होकर सेवा में आए तो फैमिली का क्या रिएक्शन था और अपने माता पिता के बारे में, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी मैं चाहूँगा कि दर्शकों को संक्षेप में बताएं। देखिए, मेरे पिता शासकीय अधिवक्ता थे। बाद में जब तक वो शासकीय अधिवक्ता रहे, अब तो रिटायर कर चुके हैं, लेकिन अभी भी वो अधिवक्ता का ही कार्य करते हैं। माँ मेरी जो है वो गृहिणी थी और काफ़ी अनुशासन प्रिय और समयबद्ध थी और उन्होंने सुनिश्चित किया अपने बच्चों को ग्रूम करने में कि अनुशासन की सीमा में रहते हुए कैसे हमारी पढ़ाई लिखाई और हमारे और बाकी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वह विकसित हों। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि सूर्यास्त के बाद माँ ने कभी हम लोगों को बाहर नहीं भेजा और न जाने दिया। अनुशासन इतना परिवार में तगड़ा था। दिन में हम लोग चाहे जहाँ भी खेले कूदें, जो भी जिससे भी संपर्क करना चाहें करें,
लेकिन सायंकाल उन्होंने कभी जाने नहीं दिया। इस बात को मैं इस कारण भी रेखांकित कर रहा हूँ कि आज आप देखेंगे कि शाम के टाइम में जिस तरह से दुकानों पर अनावश्यक भीड़ बच्चों की जमा रहती है, मैं थोड़ा सा और नकारात्मक पक्ष की ओर लाऊंगा। आप बियर शॉप पर खड़े हो जाएं, मॉल में खड़े हो जाएं, ऐसी जगह जहां लड़कियां इकट्ठी होती हैं वहां अनावश्यक लड़कों का जो जमावड़ा खड़ा होता है। ये अनुशासन घर से ही मिलता है, और अगर पेरेंट्स के ऊपर, मतलब पेरेंट्स का कंट्रोल रहे अपने बच्चों के ऊपर, उनके बाहर निकलने का कारण पूछ लिया जाए और औचित्य जान लिया जाए, तो बहुत सारी दुश्वारियों से अपने आप बचा जा सकता है। तो माँ का वह कड़ा अनुशासन ही था जिसने हम लोगों को हर वर्जनाओं से दूर रखा, और कभी भी कोई संकट खड़ा करने वाली स्थिति जो है हम लोगों के सामने नहीं आई। इसके अलावा उन्होंने हमेशा हम लोगों की पढ़ाई लिखाई पर भी हमेशा ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि जो होमवर्क हम लोगों को मिला है वो हम लोग पूरा कर लें, और जहाँ हम लोग कमज़ोर पढ़ते थे वहाँ, खुद तो वो बहुत हाई स्कूल तक ही पढ़ी हुई थी, लेकिन उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि एक अच्छे टीचर का मार्गदर्शन जो है वह हम लोगों को जहाँ भी दुश्वारी आ रही है वह अवश्य मिल जाए। और मैं एक बहुत ही पिछड़े क्षेत्र से, कुशीनगर से आता हूँ, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस लेवल शुरू से इतना था कि कभी भी प्रतियोगी परीक्षा हुई या सामान्य परीक्षाएं हुई, वो हमेशा मैं प्रथम बार में और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ। कभी भी मैं सेकंड डिवीज़न नहीं पास होता था। तो इसका श्रेय मैं निश्चित रूप से अपने माँ और अपने पिता के सहयोग के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए देता हूँ। जीवन में मुझे उस शिक्षा काल में बहुत अच्छे गुरु भी मिले। मैं इसका भी ईश्वर का आभारी हूँ कि उन्होंने उस पिछड़े हुए, अति पिछड़े क्षेत्र से भी मुझे इतनी दृष्टि प्रदान की और इतनी योग्यता प्रदान की कि मैं जब बाहर निकला तो प्रतियोगिता के कठिनतम दौर में भी अपने को सिद्ध कर सका। निसंदेह माता पिता का जो उनकी भूमिका होती है और उनके योगदान को उनकी शब्दों में भी शायद व्याख्या करना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो शिल्पी होते हैं, बच्चों के शिल्पी होते हैं, और राष्ट्र के असली शिल्पी भी माता पिता और शिक्षक, ये तीनों मिलकर जो है इन्हें राष्ट्र का शिल्पी कहा जा सकता है। क्योंकि देश के लिए अच्छे नागरिक उत्पन्न करना, अच्छे नागरिक देश की सेवा में लगाना, इसमें बहुत बड़ी भूमिका माता पिता और हमारे शिक्षकों की होती है, जिनके लिए आपने आभार भी प्रकट किया। पुलिस सर्विस में कई जनपदों में आप रहे और उल्लेखनीय रहा आपका जो कार्यकाल है। जो मैंने जानकारी ली है उसमें मुझे ये पता चला कि हरदोई में बहुत बड़ा नेक्सस था शराब माफिया का, अंबेडकर नगर में आप रहे, वहाँ भी नेक्सस अपराधियों का, और एक बड़ा नेटवर्क जो प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर अपराधियों का नेटवर्क है उसको भी आपने तोड़ने का काम किया, और कई उपलब्धियां भी आपके खाते में हैं। तो दर्शकों को ये ज़रूर आप बताएं कि किस तरह के अपराधियों से सामना हुआ, और आपके जीवन में जो अभी तक का जो सेवा काल है पुलिस में, उसमें कुछ ऐसी रोचक घटनाएं, कुछ ऐसी गंभीर घटनाएं, कुछ बड़े मामले जिन पर काम करके आपको संतोष मिला हो। पुलिस में वैसे तो हर अवसर और हर क्षण एक चुनौती का रहता है, लेकिन कुछ एक स्मरण मुझे हैं याद। सबसे पहले तो मैंने अपहरण पे काफ़ी ठीक ठाक और संतोषजनक काम किया। अब तक मेरे पूरे सेवा काल में अपहरण की एक घटना जिसमें हम लोग अपहृत को नहीं बचा सके, उसको छोड़ के बाकी सारे अपहरण हमने वह मुक्त कराए और दोषियों को पकड़ा तथा जेल भी भेजा। मुझे अच्छी तरह याद है कानपुर में अपने तैनाती के दौरान जब मैं वहाँ क्षेत्राधिकारी के पद पे था कल्याणपुर में, अक्षत झा नाम के एक 5 साल के लड़के का अपहरण हुआ था, और उसका पूरा फिल्मी अंदाज में अपहरण किया गया था। जो फिरौती की रकम मांगी गई वो भी चलती ट्रेन से पैसा फेंक कर मांगी गई थी। वो एक बहुत लंबी स्टोरी है, और अपहरण करने वाले लोगों ने जो फ़ोन कॉल्स यूज़ किए थे वो सारे लैंडलाइन के यूज़ किए थे जो, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने उस पर लगभग 2.5 महीने तक काम किया। बच्चे को सकुशल अपहर्ताओं के चंगुल से मुक्त कराया, और 2.5 महीने के बाद हम लोगों ने सारे के सारे अपहरणकर्ताओं को और पूरे पैसे को बरामद किया था। वो घटना मुझे काफ़ी सुकून देती है कि एक बच्चे का जीवन हम लोग बचा सके और माँ बाप तथा वहाँ की लोकल जनता का विश्वास भी अर्जित कर सके। इसके अलावा भी जनपद हरदोई में, ये जनपद अंबेडकर नगर में, मैनपुरी
में काम करते हुए काफ़ी उपलब्धियां हासिल हुई और वो स्वाभाविक रूप से हासिल हुई। मैं चूँकि खुद भी लॉ बैकग्राउंड का आदमी हूँ और पुलिस में जो कुछ भी है वो अकॉर्डिंग टू रूल ही काम करना होता है। तो उस दौरान माफियाओं का काफ़ी वर्चस्व था और शराब माफियाओं का एक सिंडिकेट हरदोई में बुरी तरह से काम कर रहा था। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हरदोई में केवल शराब माफिया ही नहीं, हर तरह का सिंडिकेट मौजूद है और अभी भी वहाँ बहुत काम की गुंजाइश है। मसलन खाद्यान्न, जो सरकारी खाद्यान्न का है, वहाँ का शिक्षा विभाग है, इसके अलावा जो सप्लाई डिपार्टमेंट है उस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करने की अभी भी ज़रूरत है वहाँ। तो उस नेक्सस में सबसे आगे चूँकि शराब माफिया जो नकली शराब बनाते थे, अपमिश्रित शराब बनाते थे, उनको चिन्हित किया गया और बड़ी संख्या में करोड़ों के रुपए की सामग्री जो है उनके अवैध शराब की जो है वो बरामद कराई गई थी। साथ ही उससे सृजित जितने भी संपत्तियां थीं उनका भी गैंगस्टर एक्ट में कुर्क कराने की कार्रवाई हुई थी और वो कार्रवाई इतनी मशहूर हुई कि उसको जो है वो सदन में भी पढ़ा गया सरकार के द्वारा, क्योंकि वो वर्तमान सरकार में पहला ऐसा कार्य था जो शुरुआती दौर में ही सरकार की मंशा को पूरी तरह से स्पष्ट करता था। तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी वहाँ शराब माफिया सिंडिकेट को तोड़ने की जो है। इसी तरह से अंबेडकर नगर में भी एक खान मुबारक का गैंग है जिसकी अभी संपत्तियां सारी की सारी कुर्क करके और ज़मींदोज़ की जा रही हैं। उसके विरुद्ध भी एक मर्डर के मामले में अभियोग पंजीकृत करा के और उस पूरे नेक्सस को वर्कआउट कराने के साथ ही उसका गैंगस्टर भी मेरे द्वारा बनवाया गया था। और खान मुबारक का जो वर्तमान समय में संपत्ति सीजर और कुर्की की कार्रवाई हो रही है वो उसका बैकग्राउंड भी वहीं से आता है। जनपद बहराइच में भी यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर काफ़ी हद तक तस्करी होती है और तस्करी में लिप्त जो मुख्य तस्कर हैं उन पर फोकस किया गया है। उनके विरुद्ध जो है हम लोगों ने 14/1 में करोड़ों रुपए, लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए की संपत्ति उनकी सीज की है और अभी भी उस पर काम चल रहा है। उसकी अचल संपत्तियों का ब्यौरा काफ़ी लंबा है जिसको हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। धीरे धीरे उस पर भी काम हो रहा है। तो मेरी कार्यशैली बस कुल मिला के इतनी रहती है कि नाक की सीध में चला जाए और कानून सम्मत काम किया जाए। और अब तक मुझे ये सौभाग्य और सुअवसर भी मिला कि कहीं भी कोई ऐसा दबाव या कोई ऐसी परेशानी नहीं आई जिसमें मेरे कार्य में कोई बाधा आई हो। निसंदेह कप्तान साहब, रूल ऑफ लॉ को, विधि के शासन को लागू करना स्पष्ट रूप में, यथार्थ रूप में, यही बड़ा दायित्व है पुलिस का। और जो भी अच्छे पुलिस अधिकारी हैं, जब ये दायित्व पूर्ण होता है तो एक आनंद आता है, एक संतोष की अनुभूति होती है। और जब आपको लगता है कि आपके जीवन का समय सार्थक हो रहा है तो उससे बड़ी कोई भी उपलब्धि नहीं होती है। और निश्चित तौर पे जो आपने बताया कि एक 2.5 महीने तक कोई बालक अपहरणकर्ताओं के चंगुल में रहा और सकुशल बरामद हो गया। आमतौर पर 4-6 दिन बीतने के बाद ही सुरक्षा को लेकर एक डर होता है और हम लोगों ने भी तमाम मामले देखे हैं, घटनाएं देखी हैं। अपहरणकर्ता के चंगुल से महीनों बाद किसी को जीवित ले आना निसंदेह बहुत बड़ी बात है और तमाम जो अन्य जनपदों में भी कार्रवाई हुई। बहराइच जनपद, जैसा कि आपने स्वयं बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा है, नेपाल सीमा से लगा है और इस तरह का फीडबैक रहता है कि हर तरह की तस्करी यहाँ पर होती है। और ड्रग्स की तस्करी हो, प्रतिबंधित वस्तुओं की, हथियारों की तस्करी के बारे में भी कहा जाता है कि पाकिस्तान से, नेपाल और तमाम दूसरे रास्तों से, क्योंकि अन्य देशों से जो हमारी सीमाएं हैं वहाँ पर ज़्यादा सख्ती है, ज़्यादा निगरानी है। नेपाल की सीमा जो है वो खुली हुई है और तमाम जंगल हैं, पहाड़ हैं, सैकड़ों ऐसे रास्ते हैं जहाँ पर निगरानी नहीं हो पाती है और तस्करी होती है। तो ये जो फ्रंट है आपका, बॉर्डर वाला जो फ्रंट है, इसको लेकर किस तरह से बेहतर काम यहाँ पर किया जा रहा है? इसमें देखिए, मेनली जो बॉर्डर पे हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं वो एसएसबी है। तो सबसे पहली ज़रूरत तो होती है कि हम एसएसबी से अपना कोऑर्डिनेशन बिल्कुल अच्छा रखें और आपस में एक दूसरे के प्रति फेथ हो। इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला सबसे ज़्यादा प्रभावी रूप में आता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जो नेपाल से ट्रैफिक करके बच्चे, लड़कियां या बाकी लोग लाए जाते हैं
और इंडिया के मार्फत जो है उनको दूसरे देशों में, खाड़ी देशों में और अन्य जगहों पर भेजा जाता है। मैती नेपाल इसमें काफ़ी हद तक इनको चेक करने में सफलता प्राप्त करती है। साथ ही तो वहाँ की बॉर्डर पुलिस जो APF के नाम से जानी जाती है, उनका भी एक प्रोटोकॉल है जिसमें वो चेक करते हैं। और SSB के समन्वय से हम लोगों ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने में काफ़ी हद तक काम किया है। बाल श्रम से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं यहाँ रहती हैं। बॉर्डर पर जो है नेपाल के बॉर्डर पर बहुत सारे ऐसे भट्ठे हैं जहाँ इंडियन बच्चे एक तरह से जाकर और बिल्कुल बंधक बना के और काम लिए जा रहे हैं। तो वो उस चीज़ पर भी फोकस करते हैं हम लोग जो है, और उस बाल श्रम को भी रेस्क्यू कराने का काम किया गया है। अभी एक NGO की मदद से हम लोगों ने 48 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त भी कराया है, और शेष अभियान अभी जारी है। इस महीने के अंत तक हम उसमें और कुछ कारगर उपलब्धियां भी हासिल करेंगे। इसके अलावा जो बाकी टोपोग्राफी का फ़ायदा है, और वहाँ के स्थानीय लोगों ने एक तरह से नेपाल में अपना एक अलग एम्पायर धीरे धीरे खड़ा किया है। यहाँ के लोगों ने जाकर वहाँ ज़मीनें खरीदी हैं, वहाँ के लोगों ने पैसे को लेकर जो है यहाँ ज़मीनें खरीदी हैं, और बॉर्डर में उनका आवागमन जो है बहुत प्रायः जो है सामान्य तरीके से होता रहता है। ऐसे लोगों पर नज़र रखने की ज़रूरत होती है कि वे बॉर्डर पे स्थित जो विभिन्न प्रकार के मदरसे हैं या ऐसे धार्मिक संस्थान हैं, उसमें कोई अवैध गतिविधियां तो नहीं कर रहे हैं। इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जाती है वहाँ के मुफ्तियों से संपर्क करके। साथ ही जो हमारा पुलिस कार्यबल है वह प्रत्येक ग्राम प्रधान से भी जुड़ा रहता है, और ग्राम प्रधानों के माध्यम से वहाँ के लोगों की गतिविधियों पर, वहाँ की प्राप्त सूचनाओं पर जो है प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाती है। कप्तान साहब, अक्सर पुलिस सेवा में जैसा कि आपने बताया कि जब किसी को इंसाफ दिलाने की कोशिश करते हैं और उसमें सफलता मिलती है, किसी की रक्षा करने में सफलता मिलती है, किसी की जीवन और संपत्ति बचाने में अपने प्रयासों से सफलता मिलती है, तो बड़ा आनंद आता है। कई बार कई अफसरों से मैंने बात की तो ये भी एक बात निकल के आती है कि कई बार लाख प्रयासों के बावजूद कानून की जटिलताओं में, प्रक्रियाओं में, या फिर समय न मिल पाने की वजह से, विवेचनाओं की टेक्निकलिटीज़ में कई बार निर्दोष भी शिकार होते हैं, फंसते हैं। और हो सकता है कि आपके टाइम का क्राइम ना हो, पहले का क्राइम हो। इन्वेस्टिगेशंस कई बार सालों साल चलती रहती हैं। तो पुलिस की जो विवेचना प्रणाली है उसको लेकर काफ़ी चर्चा होती, कई बार न्यायालय भी टिप्पणी कर चुका है। विवेचना प्रणाली में निर्दोषों का उत्पीड़न ना हो, दोषियों को सज़ा मिले, इसको लेकर कैसे आप इसको यथार्थ रूप में लागू करने की कोशिश करते हैं? देखिए, विवेचना का एक मूल मंत्र ये है, जैसे FIR का एक मूल मंत्र है कि घटना होने के तत्काल बाद FIR पंजीकृत हो जाए, वैसे ही विवेचना का भी मूल मंत्र ये है कि FIR होने के बाद से विवेचना का कार्य भी जितना शीघ्रता से हो पूर्ण कर लिया जाए। और मैंने जनपदों में तैनाती के दौरान ये सुनिश्चित किया है कि हमारी पेंडेंसी न बढ़ने पाए। उसको मैं ऑर्डरली रूम्स होते हैं या प्रतिदिन WhatsApp के माध्यम से खुद भी मॉनिटर करता हूं, और अपने अधिकारियों से भी फीडबैक लेता हूं कि हमारी विवेचनाएं जो है अधिकाधिक रूप में निस्तारित होती रहें। अगर आधिकारिक रूप में विवेचनाएं हमारी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रतिदिन निस्तारित होती रहती हैं, तो कभी भी मेरे विवेचक को इतना स्पेस नहीं मिलता कि वह बार्गेनिंग की स्थिति में आए। अगर हमने आवेदक के पीड़ा को जान लिया, अगर उसकी पीड़ा सही है तत्काल कार्रवाई कर दी, और उसकी पीड़ा अगर गलत है, वो निर्दोष को फंसा रहा है, अगर तत्काल उस पर निर्णय ले लिया, तो बहुत हद तक हम कई तरह के अपकर्मों और अपकार से जो है अपने को भी बचा ले जाते हैं, और जो आरोपित हैं उनको भी बचा ले जाते हैं। तो मेरी कोशिश पहली तो ये रहती है कि हम विवेचनाओं का निस्तारण जो है सुनिश्चित करें कि जल्दी से जल्दी हो। दूसरी बात होती है कि जब हम कोर्ट में अपने विवेचनाओं को भेजते हैं तो उन विवेचनाओं के निस्तारण में भी, सुनवाई में भी ये कोशिश की जाए कि गवाहों की गवाही समयबद्ध तरीके से हो जाए, और जो प्रोसिक्यूशन का पूरा पक्ष है वो सही न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर दिया जाए। ऐसी दशा में फिर जज के पास भी बहुत सारा स्पेस नहीं बचता है कि वह ज़्यादा डिस्क्रिशन का इस्तेमाल जो है वो उसमें कर पाएँ। गुणदोष के आधार पर फिर वो निर्णय लेने के लिए उनके पास जो है एकमात्र आधार बचता है।
तो हमारी कोशिश रहती है कि प्रोसिक्यूशन से भी समन्वय रखकर और जहां मामले बिल्कुल सही हैं वहां अपना पक्ष न्यायालय के सामने स्पष्ट रूप से रखा जा सके, ताकि जो दोषी व्यक्ति हैं उनको दंडित कराया जा सके। कुछ एक और बातें हैं जिसमें यह है कि विवेचकों की इंटीग्रिटी को बार बार परीक्षित करना पड़ता है। जैसे अगर किसी विवेचक के बारे में कोई शिकायत आ रही है तो उसकी विवेचना की निष्पक्षता एक बार फौरी तौर पर स्वयं उस विवेचक को और शिकायतकर्ता को मैं आमने सामने बुला लेता हूं, और आमने सामने बुलाने के बाद से जो उसकी शंकाएं रहती हैं और जो विवेचक का जवाब है उसके आधार पर मैं निर्मूल करने की कोशिश करता हूं। इससे विवेचकों पर भी एक दबाव रहता है कि अगर मेरी शिकायत हुई पुलिस अधीक्षक के सामने तो फिर मैं बचूंगा नहीं। तो उनकी कार्यप्रणाली काफ़ी हद तक जो है वह ठीक रहती है विवेचनाओं के निस्तारण में। इधर पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि जो एंगेजमेंट्स होते हैं फील्ड में, कोई बदमाश अचानक आ गया, कोई क्रिमिनल आ गया। अभी कानपुर की एक घटना हुई जिसने उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास में एक बड़ा, मैं ये शब्द प्रयोग करूंगा हालांकि उचित नहीं लगता, लेकिन लगता है कि एक बड़ा धब्बा लग गया। हमारे 8 पुलिसकर्मी वहाँ पर शहीद हो गए। सशस्त्र पुलिसकर्मी, 3 थानों की टीम थी, पूरे सर्किल की फोर्स थी, और वो वहाँ दबिश पे गए थे। अपराधियों ने फायर कर दिया, कई लोग शहीद हुए, कई लोग घायल हुए। पुलिस में क्राइम ब्रांच के साथ स्वैट टीम भी बनाई गई है, और स्वैट की जो परिभाषा हम जानते हैं, स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स, यानी पुलिस अच्छे हथियारों से लैस हो और अच्छी रणनीतियों के साथ काम करे। लेकिन क्राइम फ्रंट पे जब वास्तव में कहीं अचानक एंगेजमेंट हो जाता है, इनकाउंटर हो जाता है, कई घटनाएं साल भर में ऐसी 1-2 घटनाएं हो ही जाती है कि कहीं कोई इंस्पेक्टर साहब गोली लगने से शहीद हो गए, कोई शहीद हो गए। तो क्या हमारी फोर्स आमतौर पर अपराधियों को लेकर लापरवाह रहती है, या हम उन्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं जब हम जाते हैं दबिश पे, या और हमारे मूल्यवान लोग इस तरह से अपनी जान गंवा देते हैं, जबकि उनसे अच्छी ट्रेनिंग है हमारे लोगों के पास, उनसे अच्छे वेपन्स हैं हमारे लोगों के पास, और या कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है जब वास्तव में कहीं से गोली चलने लगती है तो सब भागने लगते हैं, अपनी जान बचाने लगते हैं, काउंटर फायर नहीं कर पाते हैं। देखिए, बड़ा ये गूढ़ प्रश्न है और इसको मैं गार्डेड जवाब ही दूंगा इसके बारे में। पहली बात तो ये कि वर्दी पहनने के बाद से कुछ अपने को अमोघ होने का भाव तो निश्चित रूप से हर पुलिसकर्मी में आ जाता है, तो वह अपनी सुरक्षा को लेकर निश्चित रूप से कैजुअल रहता है। दूसरी बात यह है कि जब भी हम कभी किसी ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो अगर अपने आप माइंड अप्लाई नहीं किया हुआ है तो निश्चित रूप से फील्ड टैक्टिक्स और बाकी चीज़ों में हमारी जो चूक है वह हमें जो है वह पीछे ढकेलेगी और हम ज़्यादा चोट खाएंगे। तो हमें हमेशा इस बात पर एक जो राजपत्रित अधिकारी या बाकी लोग लगाए जाते हैं वो इसी काम के लिए लगाए जाते हैं कि स्ट्रेटेजिकल चूक ना होने पाए किसी ऑपरेशन में। मैं किसी घटना विशेष के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि राजपत्रित अधिकारी का इस मामले में बहुत महत्व दायित्व होता है कि जब कभी भी वो दबिश के लिए टीम भेज रहा हो या खुद लीड कर रहा हो तो उस समय कौन सी फील्ड टैक्टिक्स अपनाई जाएगी यह उसको भली भांति पता होना चाहिए, क्योंकि निर्णय की चूक आपकी पूरी टीम को मारेगी। और कहीं भी जहाँ हम लोगों ने मुँह के बल हम गिरे हैं वहाँ यही चूक काम आई है और यही चूक कारण रही है। तो हमारे निर्णय में निश्चित रूप से पहली बात तो ये कि अपना बचाव सर्वोपरि है, वो रहना चाहिए। सामने के आदमी को नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और अपने आदमी का नुकसान न होने पाए, इसके लिए हमें पहले से ही तैयारी करके ही आक्रमण करना चाहिए। और ख़ास तौर से जो दुर्दांत अपराधी हैं, अगर हम उनके बारे में ऑपरेशन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से पर्याप्त पुलिस बल, पर्याप्त सुरक्षा और पर्याप्त रणनीति के बाद कार्रवाई करनी चाहिए, कच्चा हाथ नहीं डालना चाहिए। तो एक अंतिम प्रश्न के साथ हम इस चर्चा को समापन की ओर ले जाएंगे, और बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई अलग अलग विषयों पर, और एक मैं ये कहूँगा कि एक्सपर्ट कमेंट भी मिला आपकी तरफ से, क्योंकि आपका जो व्यापक अनुभव है पुलिस विभाग में और हर तरह की के फ्रंट पे आपने काम किया है, इंटरनेशनल बॉर्डर को भी आपने समझा है। एक आदर्श पुलिसकर्मी, चाहे वो सिपाही के रूप में हो, दरोगा के रूप में हो, इंस्पेक्टर के रूप में हो, डिप्टी एसपी के रूप में हो, एक आदर्श पुलिसकर्मी में किन गुणों का समावेश होना चाहिए, किस तरह से उनकी कार्यशैली होनी चाहिए, और
ये प्रश्न आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने जो काम किया है क्षेत्र में, तो काफ़ी वर्ष आपने बिताए हैं, इस विभाग को दिए हैं। तो निसंदेह जो युवा पुलिसकर्मी हैं उनके लिए एक संदेश, एक सुझाव के रूप में ये प्रश्न है मेरा आपसे। और एक आदर्श पुलिसकर्मी जो जनता के लिए विनम्र हो, अपराधियों के लिए कठोर हो, उसकी किस प्रकार की कार्यशैली हो, उसे आप कैसे संक्षेप में परिभाषित करेंगे? देखिए, मैं इतना ही कहूँगा इस बारे में कि जब कभी भी हम किसी सेवा में आते हैं तो किसी न किसी एक दिन जो है उस सेवा से रिटायर होंगे। तो जब कभी पुलिस की सेवा में आप काम कर रहे हैं और वर्दी पहन के काम कर रहे हैं, तो सामने वाले के साथ व्यवहार करते समय आप हमेशा ये ध्यान रखें कि अगर मैं वर्दी में नहीं होता तो मेरा व्यवहार कैसा होता। केवल बस अगर इतनी समझ आपकी हमेशा बनी रहेगी तो आप संयत भी रहेंगे और उसके साथ भली भांति ठीक से व्यवहार भी कर पाएंगे। हमें बहुत ही एडवर्स स्थितियों में काम करना होता है और उसमें जब तक आपका कूल मेंटेन नहीं रहेगा, आपकी निर्णय लेने की क्षमता हमेशा क्वेश्चन रहेगी। हमेशा अपना बैलेंस और अपना कूल मेंटेन रखिए ताकि आपके निर्णय सही हों, और वो तभी संभव होगा जब आपकी आदमियत बनी रहे। अगर आदमियत आपने खो दी तो न तो आप अच्छे पुलिस अधिकारी बन सकते हैं और न ही अच्छे नागरिक बन सकते हैं। तो आपने सुना आईपीएस विपिन मिश्रा जी को, जो कि बहराइच में पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं, और एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, न सिर्फ पुलिस के लोगों को, क्योंकि समाज में हर नागरिक, हर मनुष्य के पास अवसर है कर्म करने का, हर मनुष्य के पास अवसर है निर्णय लेने का, और हर मनुष्य को ऐसे मौके मिलते हैं जीवन में जब वो कोई ऐसा फैसला लेता है जहाँ पर वो न्यायाधीश की भूमिका में भी होता है। आपका कोई सही एक्शन और आपका गलत एक्शन न सिर्फ आपके बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रभावित करता है। तो आदमियत होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, और पुलिस के जो लोग हैं हमारे, उनके लिए भी ये ज़रूरी है। एक मैसेज आपने दिया है कि जनता, जो देश की जनता है, उसे बड़ी अपेक्षाएं हैं पुलिस से, और जनता के खर्च से ये सारी व्यवस्था हो रही है, जिसका संचालन इस सारी व्यवस्था का हो रहा है, जिसमें तमाम सुविधाएं, तमाम अधिकार दिए जाते हैं सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को, और उन अधिकारों के साथ कुछ दायित्व होते हैं, कुछ कर्तव्य होते हैं, और उन कर्तव्यों का यदि बेहतर निर्वहन होता है तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र की जो मंशा है, संविधान की जो मंशा है, वो पूरी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमारे साथ, और अपने दर्शकों को भी हम धन्यवाद देंगे। फिर लोक सेवक के अगले एपिसोड में उत्तर प्रदेश के किसी विशिष्ट व्यक्तित्व के साथ हम आपकी मुलाकात कराएंगे। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।